हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। तो आज हम लोग अपने यूपी बोर्ड के सेकेंड पार्ट के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट या कह सकते हैं आप लोग जैव अणु के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैव अणु क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है जैव अणु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, जीवधारियों में पाए जाने वाले, ठीक है, अणु के बारे में, यानी जैविक अणुओं के बारे में हमको पढ़ना है जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया और अमीनो अम्ल हो गया, इत्यादि चीजों को इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो जैव अणु क्या होता है? जैव अणु मतलब कि जीवों के अंदर पाए जाने वाले अणुओं के बारे में अध्ययन का जो ब्रांच है उसे हम लोग बोलते हैं जैव अणु, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं उसको। ठीक है, सामान्य अणुओं में और जैव अणु में क्या अंतर है? जो सामान्य अणु होते हैं केमिस्ट्री के, उसमें मैक्सिमम 60 से 70 कार्बन एटम होते हैं ऑर्गेनिक वाले में। लेकिन जो जैव अणु है वो बृहद अणु है। बृहद अणु मतलब इसमें हजारों कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर बहुलक की प्रवृत्ति होती है, बहुलक बनाने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। तो ये अंतर होता है सामान्य अणुओं में और जैव अणुओं में। जैव अणु के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है हमको कार्बोहाइड्रेट, फिर पढ़ना है हमको प्रोटीन, प्रोटीन से पहले अमीनो अम्ल पढ़ना है, फिर पढ़ना है लिपिड भी पढ़ना है, और फिर पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल। ये चार चीज हमको पढ़ना है लाइन बाय लाइन इस चैप्टर में। तो इस सीरीज में हमको लगभग 10 वीडियो होगा, 1 घंटा का लेंथ का। तो इससे आपका पूरा 12th का जैव अणु क्लियर हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसकी देखिए 2 डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन ये होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनको हम CH2OY के रूप में लिख सकें उसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। यह पुरानी अवधारणा है। ऐसे यौगिक जिनको CH2OY के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं पुरानी अवधारणा के अनुसार। बट ये फार्मूला सही नहीं है। रीजन देखिए, जैसे ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसको तुम लिख सकते हैं C6H2O6। ठीक है, सुक्रोज है C12H22O11, इसको लिख सकते हैं C12H2O11। ठीक है, बट इसी प्रकार से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का फार्मूला मान लीजिए आपका, जैसे दूसरा एल्डिहाइड जो है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO है, तो इसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H4O। एल्डिहाइड है, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए CH3COOH, इसको लिख सकते हैं C2H4O2। हाँ, ये एल्डिहाइड नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको लिख सकते हैं C2H2O2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम इस फार्मूले के रूप में लिख दिए CxH2OY। बट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इस डिफिनीशन का लिमिटेड है। मतलब जो डिफिनीशन बताया गया पुरानी अवधारणा के अनुसार, ऐसे यौगिक जिन्हें CxH2OY के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यह सभी कंपाउंड्स के लिए मान्य नहीं है। तो जो आधुनिक डिफिनीशन है उसके अनुसार क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या ऐसे अणु जो जल अपघटन करने पर, जिनका जल अपघटन करने पर ये देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे केवल इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए। तो ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कई गो OH हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कई OH ग्रुप हो। जैसे ये हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक मिनट की लाइट भाग गया है थोड़ा सा, हाँ लाइट आ गया। तो इस ग्लूकोज के अणु में देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब 2 से अधिक OH है, कई OH है, और उसके साथ इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक और तरीका से देखें, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फ्रक्टोज में यहाँ पे कीटोन होता है और इसी प्रकार से स्ट्रक्चर होता है इसमें भी। तो 3 4 CH2H OH 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 ऐसे कुछ इसमें भी स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी देखिए इसमें भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, कई OH है और एक इसमें कीटोन ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो या जिनका जल अपघटन करने पे हमको ये दें, जैसे मान लीजिए सुक्रोज है, तो सुक्रोज का हमने जल अपघटन कराया तो हमको ये मिल रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल रहा है। तो वैसे यौगिक हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ये सिंपल डिफिनेशन है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब लोग हम देखते हैं इसका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। अगला हेडिंग है, फिर नामकरण पढ़ेंगे, फिर इसकी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें फंक्शनल ग्रुप की पुष्टि पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट को 2 रूप में विभाजित किया गया है, 2 या 3 कह सकते हैं हम लोग। एक हो गया मोनोसैकराइड, एक होता है ओलिगोसैकराइड और एक होता है पॉलीसैकराइड। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम जल अपघटन नहीं करा सकते हैं, जिनका जल अपघटन करने पर अन्य कार्बोहाइड्रेट के अणु नहीं मिलते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कहते हैं मोनोसैकराइड। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज का भी फार्मूला भी होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, दूसरे नंबर पर इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है, फार्मूला सेम होता है, आइसोमर है सब। तो ऐसे यौगिक जिनका हम जल अपघटन कराएं, अगर H2O से क्रिया करा रहे हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मोनोसैकराइड। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn। ठीक है, और भी है सब, गैलेक्टोज है, मैनोज है, सबका फार्मूला यही है। गैलेक्टोज का ही फार्मूला यही है और मैनोज का ही फार्मूला यही है, सबका फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये हो गया हमारा मोनोसैकराइड। अब हम लोग बात करते हैं डाइसैकराइड की, या ओलिगोसैकराइड में डाई ट्राइसैकराइड आता रहता है। तो अगर हम किसी कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करा रहे हैं, जल से क्रिया करा रहे हैं और वह 2 मॉलिक्यूल दे रहा है मोनोसैकराइड के, तो उसे हम लोग बोलेंगे डाइसैकराइड, और वह किसके अंतर्गत आएगा, ओलिगोसैकराइड के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, सुक्रोज का अगर हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो हमको ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है, तो 2 अणु मिले, तो इसलिए यह कहलाएगा आपका डाइसैकराइड। क्या कहलाएगा, डाइसैकराइड। तो वे शर्कराएं या वे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी बोलते हैं, सैकराइड भी बोलते हैं, वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकराइड के, उन्हें हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकराइड। अगर 2 मिल रहा है तो डाई, 3 मिल रहा है तो ट्राई, 4 मिल रहा है टेट्रा, इसी तरह इसका नाम होता है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है सुक्रोज। ठीक है, इसमें डाइसैकराइड है, ट्राइसैकराइड का एग्जाम्पल 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार आगे हमारा है तीसरा पॉलीसैकराइड या पॉलीशर्करा। तो पॉलीसैकराइड मतलब जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मॉलिक्यूल मिले हमको मोनोसैकराइड, जैसे स्टार्च का कराने पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ऐसे शर्करा जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकराइड के
ज्यादा अणु देते हैं, अधिक संख्या में अणु देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे स्टार्च, इसमें आ गया स्टार्च। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 और N। इसका जब हम जल अपघटन करेंगे, जितना करेंगे उतना हमको मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में जनरल चीजें। एक बार और इसको एक्सप्लेन किया जाए। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल रहा है, ऐसे यौगिकों को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। शर्करा भी कहते हैं, ठीक, सैकराइड भी कहते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, डाई ओलिगो में आ जाएगा, और पॉली। तो अगर जल अपघटन नहीं हो पा रहा है उस कार्बोहाइड्रेट का, तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोसैकराइड। और जल अपघटन कराने पर 2 से 10 अणु मिल रहे हैं मोनोसैकराइड के, तो उसे हम लोग बोलेंगे ओलिगोसैकराइड। अब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर मिल रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकराइड, जैसे स्टार्च है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अगला है इसमें कि जो पॉलीसैकराइड होते हैं वो जल में अविलेय या बहुत कम विलेय होते हैं, और ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसीलिए इसको अशर्करा कहा जाता है। और ये दोनों जो है इनको शर्करा कहा जाता है क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलेय भी होते हैं। ये जल में बहुत कम विलेय होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका चेन बड़ा होता है। चेन बड़ा होने के कारण वाटर में मिलाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। इनका चेन छोटा होता है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये जल में विलेय होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया इत्यादि। अब है हमारा इसका परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण के लिए है मालिश परीक्षण। क्या नाम है उसका? मालिश परीक्षण। तो मालिश परीक्षण से जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा पहले मॉलिश अभिकर्मक के बारे में। तो मॉलिश अभिकर्मक क्या होता है? अल्फा नेफ्थॉल का एथेनॉल में 10% विलयन को हम लोग बोलते हैं मॉलिश अभिकर्मक। तो इस मॉलिश अभिकर्मक में जिस पदार्थ को टेस्ट करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की नहीं है, उसके 2 ml में 2 ml पदार्थ के जली विलयन में हम लोग ये भी 2 ml मिलाएंगे। ठीक है, ये चीज यानी कि मालिश अभिकर्मक। अब फिर उस परखनली में, या परखनली में हम लोग मिला लिए। ठीक है, 2 ml जिस पदार्थ को चेक करना है और 2 ml मॉलिश रिएजेंट। उसके बाद उसी परखनली में हम लोग बिना उसको सेक किए हम लोग उसमें ड्रॉप वाइज कंसंट्रेट H2SO4 की बूंद डालेंगे, बहुत सावधानी से। 1 ml या बूंद बूंद करके 1 ml मिलाया जाएगा। अगर उसमें बैगनी या भूरे रंग का छल्ला बन रहा है, रिंग बन रहा है, तो पहले तो लाल रंग का या भूरे रंग का बनेगा, फिर उसका कलर बैगनी रंग हो जाएगा, तो ये बताता है कि उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। तो इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं मॉलिश टेस्ट, क्योंकि इसमें मॉलिश अभिकर्मक का यूज हुआ है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में कार्बन कैसे जुड़ा हुआ है, OH कैसे जुड़ा हुआ है, अभी यहाँ बताए थे, उसको कैसे स्टडी किया गया था। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसको फिर से। यानी हमको मोनो सैकराइड में सबसे पहला पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में, फिर फ्रक्टोज के बारे में, फिर स्टार्च का रहे हैं, ये सुक्रोज के बारे में पढ़ना है। बस वहीं तक हमारा सिलेबस में है। तो हमारा है ग्लूकोज, इसको हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं या द्रास शर्करा भी बोलते हैं। द्रास शर्करा मतलब ग्रेप शुगर बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंगूरों में पाया जाता है। ठीक है, और डायबिटीज के मरीजों के मूत्र में भी पाया जाता है ये, और ब्लड का एक अवयव है, ये ब्लड में पाया जाता है। क्योंकि ग्रेप अंगूरों में पाया जाता है इसलिए इसको द्राक्ष शर्करा भी बोला जाता है। इसका आईपीएससी नेम क्या है? एल्डोहेक्सोज। ठीक है, एल्डोहेक्सोज।
औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण कैसे करते हैं? कमर्शियल स्टेट पर इसका निर्माण किया जाता है स्टार्च से। किससे? स्टार्च, ठीक है। C6H10O5 N को जब जल के साथ तनु या Cl की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो N मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लूकोज पे। तो औद्योगिक स्तर पर इसका ऐसे निर्माण किया जाता है। ये तो हो गया निर्माण की विधि। अब इसकी थोड़ी भौतिक अवस्था जान लिया जाए, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना जाएगा। तो भौतिक अवस्था में यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक जो है, गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड है। और स्वाद इसका क्या है? मीठा है। परंतु गन्ने में जो पाया जाता है, गन्ने की शक्कर उतना मीठा नहीं है। गन्ने की शक्कर जितना मीठा नहीं है, उससे कम है। जल में विलय है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ऑप्टिकल एक्टिव है और दक्षिण ध्रुवण गुणक है। दक्षिण ध्रुवण गुणक है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। सब 11 में पढ़ाया गया है आपको। प्लस ग्लूकोज मतलब इसका, इसीलिए इसको हम लोग डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। और इसमें 4 असम्मित कार्बन है। 4 असम्मित कार्बन है। उसी की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है और त्रिविम समायवता दिखाता है। यानी और इसका फार्मूला बनाया जाएगा तो कितने हैं? 4 हैं। तो 2 के पावर 4 - 1, तो 2 के पावर 4 मतलब 16 - 1, यानी इसके 15 त्रिविम 3D आइसोमर मिलेंगे इसके। तो ये हो गया हमारे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज जो है उसको हम लोग ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं, और एल्डो हेक्सोज तो जानते हैं एल्डिहाइड है, 6 कार्बन है और हेक्सोज के कारण। फिर ये क्रिस्टलीय ठोस है, गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्वाद मीठा है लेकिन गन्ने जितना मीठा नहीं है, शर्करा जितना। जल में विलय है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और प्लस दक्षिण ध्रुवण गुणक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और इसमें 4 असम्मित कार्बन है, 4 चायरल सेंटर है, कायरल सेंटर, जिसके कारण इसमें 15 इसके 3D आइसोमर त्रिविमीय श्यामता मिलेंगे। अब हम लोग थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि इसमें कैसे इसको स्ट्रक्चर को किया गया। तो पहली बात जो 6 कार्बन है इसके, वो 6 कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? क्या रिंग में है, क्या बेंजीन रिंग जैसे जो बनाया जाता है, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन रिंग, या ब्रांच जो है, या स्ट्रेट है? तो इसके लिए टेस्ट किया जाएगा। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रासायनिक संरचना कैसे किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पहला इसका कि जब हम लोग ग्लूकोज का CHO, मान लीजिए ग्लूकोज है C6H12O6 का जब हम लोग अब क्रिया कराएं हाइड्रोजन आयोडाइड से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 100 डिग्री पर, तो ये बना N हेक्सेन। क्या बना? N हेक्सेन, यानी कि C6H12। और N हेक्सेन बनना बताता है कि 6 कार्बन जो है वह किसमें है? चेन में है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन क्या है? चेन में है। 6 दूनी 12 2 14। तो N हेक्सेन बना और 2 आयोडोहेक्सेन बना। 2 आयोडोहेक्सेन, दूसरे पे आयोडीन और हेक्सेन। तो ये दोनों कंपाउंड बनने की वजह से बनता तो पहले ये है, इसका जब इससे क्रिया करते हैं तो ये बनता है, फिर HI+P से कराते हैं तो ये बनता है, मतलब इससे दोनों बन जाता है, इसका कहने का मतलब है। तो 2 आयोडोहेक्सेन और ये क्या कहते हैं N हेक्सेन बनने का मतलब है कि इसमें 6 कार्बन क्या है? चेन में है। 6 कार्बन चेन में है, कुछ इस प्रकार से है। 1 2 3 4 5, ये अभी जानकारी मिली। तो हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में जब हम ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो हमको 2 हाइड्रोहेक्सेन और N हेक्सेन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिससे यह कंफर्म होता है कि इसमें 6 कार्बन चेन में है। दूसरा कि अगर हम इसका अभिक्रिया कराते हैं एसिटिल एनहाइड्राइड से, किससे? एसिटिल एनहाइड्राइड से,
हमको वो पता चल गया कि जब इसमें 6 कार्बन चेन में है तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे है। मतलब फिर हम इसमें पता करेंगे कि क्या OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, या फिर उसके बाद पता करेंगे कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है। फिर कार्बोनिल ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इतनी चीजों को पता किया जाएगा। तो दूसरा, इसमें OH ग्रुप कितने हैं ये पता करने के लिए हम लोग इसको एस्टिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया कराते हैं? एस्टिक एनहाइड्राइड से। चूंकि आपको दिख रहा है 5 OH, 4 OH यहाँ पे, अब 5 OH यहाँ पे, तो जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टिक एनहाइड्राइड लेते हैं हम लोग। एस्टिक एनहाइड का फार्मूला होता है, या एस्टिल क्लोराइड ले लिया जाए, CH3COCl, एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो जब एस्टिल क्लोराइड से कराया जाएगा अभिक्रिया तो Cl और H को हटा देगा तो बन जाएगा आपका CHO, या ऐसे भी कर सकते हैं CHOCO, कितना बन गया? 4 यहाँ बन गया और यहाँ बन गया CHOCO, और आपका बचा यहाँ पर, ये तो CH2 वाला था। और 5 गो इसका Cl, इसका H, 4 और 1 5, तो 5 HCl निकल गया, ठीक है। यानी जितने भी H थे उसको आपको हटा के COCH3 जोड़ना है बस, COCH3। इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। यह अभिक्रिया क्या पुष्टि करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप है, 5 OH समूह है, ठीक है। दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा देखा जाएगा कि इसमें क्या कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं। तो कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट करने के लिए हम लोग HCN से योग कराते हैं और हाइड्रोक्सिल एमीन से योग कराते हैं। अगर योगज उत्पाद मिल रहा है तो उसमें हमारा जो है CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट किया जाए, कार्बोनिल समूह का परिचय। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CHO, CHOH 4 और CH2OH। तो यहाँ पे CHO में आपका ये ग्रुप है, तो अगर इसका हम अभिक्रिया करा रहे हैं HCN से तो आप जानते हैं इस पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होता है, और H पार्शियल इस पे माइनस, तो ये ऐड हो जाता है। तो CH और इसके साथ आपका H जुड़ जाता है, और O के साथ यह जुड़ जाएगा OH, और इससे जुड़ जाएगा CN, तो ये बनेगा, समझ गए। तो इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन रहा है, मतलब इसमें कार्बोनिल समूह, इसमें कौन समूह है? कार्बोनिल समूह की पुष्टि करता है। या इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दूसरा इसका अभिक्रिया, ये पहला अभिक्रिया है, दूसरा अभिक्रिया इसका हम लोग कराएंगे। CHO में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, CHOH और CH2OH से। तो इसका हम लोग कराएंगे NH2OH से हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएंगे तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे NOH जोड़ देना है, ऑक्साइम बना देना है, ठीक है, NOH। ग्लूकोज ऑक्सीम, इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्सीम। तो ग्लूकोज ऑक्सीम बनना भी कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया है। तो इसमें पता चल गया कि ग्लूकोज में 5 OH है और कार्बोनिल समूह है। अब कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं कि इसमें क्या है। क्योंकि हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि इसमें एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया देगा, फेलिंग विलियन और टॉलन विलियन को अपचयित करेगा। यानी कि अगला हेडिंग हमारा होना चाहिए एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेलिंग विलियन का अपचयन कराते हैं और टॉलेन अभिकर्मक का।
अगर दोनों को अपचयित कर दे रहा है मतलब उस ग्रुप उस कंपाउंड में एल्डिहाइड है। अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड चेक करना है तो फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक से उसको अपचयन कराएंगे। अगर दोनों को अपचयित कर देगा तो ये उसमें हमारा एल्डिहाइड समूह है। तो आपको याद होगा फेलिंग विलियन क्या होता है। फेलिंग विलियन जो होता है कॉपर टार्टरेट, इसको बस जानकारी के लिए याद कर लीजिए, कॉपर टार्टरेट का क्षारीय विलयन होता है, ठीक है। और इसमें सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और NaOH के जलीय विलयन को 1:1 अनुपात मिलाते हैं, 1:1 अनुपात मिलाते हैं तो बनता है हमारा फेलिंग विलयन। और टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को हम लोग बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक। लेकिन इसको शॉर्टकट में Ag2O लिखेंगे और इसको शॉर्टकट में हम लोग CuO लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें ये होता है CuSO4.5H2O, इसे हम लोग बोलते हैं फेलिंग विलयन A। और होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और NaOH का जलीय विलयन। जब 1:1 रेशियो में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं फेलिंग विलयन B, फेलिंग विलयन B को जब 1:1 में मिला जाता है तो बनता है फेलिंग विलयन। ये हमारे टॉपिक का बात नहीं है, टॉपिक का विषय नहीं है, ये पढ़ाया जा चुका है एल्डिहाइड वाले ग्रुप में, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। हम लोग को पढ़ना है कि जब हम ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है। किससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फेलिंग विलयन से। तो फेलिंग विलयन को शॉर्टकट में CuO लिखा जाता है। तो ग्लूकोज हो गया C6H12O6, का जब हम CuO से अपचयन करा रहे हैं तो ये अपचयन करने पर ये देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर के रूप में बना लिया जाए तो CHOH का होल 4 CH2H। तो अगर इसमें ये वाला ग्रुप जो है जनरली आप जान रहे हैं कि ये एल्डिहाइड है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड चेक करना है तो अब इसको ये क्या कर दे रहा है, अपचयित कर देगा CHO को COOH में, ठीक है, ऑक्सीकृत कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा, अपचयित नहीं ऑक्सीकृत करेगा COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और लाल अवक्षेप बनेगा, उसमें से निकलेगा Cu2O और लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है। लाल अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो जान लीजिए इसमें कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। उसी प्रकार से जब इसमें टॉलेन अभिकर्मक से कराते हैं तो टॉलेन अभिकर्मक का भी होता है, आपको लिखते हैं किससे, Ag2O से। तो ये क्या होता है, सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, रिंग बनता है उसमें, ठीक है। सिल्वर का रिंग बन जाता है, बबल्स बनता है, उसमें लेयर बनता है, एक मिरर बोलते हैं, रजत दर्पण कहते हैं, रजत दर्पण बनता है Ag का। और वो भी आपका इस ग्रुप में चेंज हो जाता है, ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो ये दिक्कत दिखा रहा है कि इसमें एल्डिहाइड है। तो अगर एल्डिहाइड का हम लोग फेलिंग विलयन से और टॉलेन अभिकर्मक का टेस्ट कर रहे हैं तो फेलिंग विलयन में लाल अवक्षेप मिलेगा जो कि टेस्ट है एल्डिहाइड का, और इसमें रजत दर्पण मिलेगा, Ag का मिरर मिलेगा, ठीक है। उसमें रिंग टाइप बनेगा, कंपाउंड में लेयर बनेगा एक। तो ये बता रहा है कि इसमें हमारे ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है जो कार्बोनिल ग्रुप है। अब हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराएंगे ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से। तो अगला अभिक्रिया है चौथा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। इससे क्या पुष्टि होता है, एक तो ऑक्सीकरण कराने से उसमें CHO की पुष्टि होगी, अभी इसके पहले बताया गया। लेकिन जो प्राइमरी OH ग्रुप है, जो नीचे वाला जो CH2OH है वो प्राइमरी है, ये प्राइमरी हाइड्रोक्सिल है।
अब बाकी ये सब जो है सब ये सब जो है सब ये सेकेंडरी है सब। तो सेकेंडरी चार थे ना, एक मिनट रुकिए, 1 2 3 4 5, एक और छूट गया, COH। तो इसकी पुष्टि के लिए इसको हम लोग ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन जल से अपचयन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ऑक्सीकरण कराते हैं तो ए भी चेंज होता है COOH में, और ए भी चेंज होता है COOH में, दोनों ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये हो गया CHOH का 4 और CH2OH, COOH ये भी हो गया। एक मिनट, नाइट्रिक अम्ल से अगर कराते हैं तो होता है, नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो ये NO3 से अगर हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो दोनों ऑक्सीकृत हो जाएगा और बनेगा आपका ग्लूकोसाइक्रिक अम्ल, साइक्रिक अम्ल बनेगा, साइक्रिक अम्ल या ग्लूकोसाइक्रिक अम्ल बनेगा, जो बताता है कि इसमें प्राइमरी OH ग्रुप है। ठीक है, अगर हम ब्रोमीन जल से करा रहे हैं इसका तो केवल इसको करेगा वो, COOH CHOH का होल 4 और CH2OH। ये क्या है, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, ग्लूकोनिक अम्ल। तो प्राइमरी एल्कोहल है इसमें, प्राइमरी OH है, इसके लिए नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकृत कराया गया है। तो ये CHO को भी और दोनों को कर दिया ऑक्सीकृत, और ये केवल किसको किया, CHO को ऑक्सीकृत किया। अब हम लोग का ये तो हमारा सब चीज पता चल गया हमारा। कुछ अन्य अभिक्रिया है तो उसको हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे, फ्रक्टोज के साथ पढ़ेंगे। ग्लूकोज की कुछ अन्य अभिक्रिया है, या अभी बता दे रहे हैं, रुक जाइए। ओसाजोन वाला अभिक्रिया है एक, वो भी एग्जाम में आता है, क्योंकि हमारा सब तो पता चल गया कि ग्लूकोज में क्या क्या है। चौथा या पांचवा ऐसा दे, ग्लूकोज की अन्य अभिक्रिया। फेनिल हाइड्रोजन से कराना है। फेनिल हाइड्रोजन मतलब फेनिल, ये फेनिल हो गया, 2 को लेना है फेनिल हाइड्रोजन, 3 मालिक्यूल लेना है, और NH2 इससे अभिक्रिया कराना है फेनिल हाइड्रोजन से। तो ये ओसाजोन बनाता है, क्या बनाता है, ओसाजोन। ओसाजोन में होता क्या है कि ये 2 मॉलिक्यूल को, 2 मॉलिक्यूल में ये ऐड होता है। रुकिए, इसको एज ए ग्रुप के रूप में लिखा जाएगा। तो ये होता है CH डबल बॉन्ड NH NH N, एक N रहेगा, NH NH, और ये C6H5, बाकी ये C डबल बॉन्ड NH C6H5। ग्लूकोसाजोन बनता है CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। तो ये हमारा आज ग्लूकोज का इतना टॉपिक समाप्त हो गया। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी अगले वीडियो में देखा जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, इसको एक बार दोहरा दिया जाए तो ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज में आपको चेक करना है 6 कार्बन कैसे हैं, तो उसको कराइए लाल फास्फोरस और HI के साथ अभिक्रिया, तो N हेक्सेन और 2 आयोडोहेक्सेन बनेगा। फिर उसमें पता कीजिए कि कार्बोनिल समूह है कि नहीं, 5 OH है कि नहीं, तो 5 OH के लिए एस्टिक एनहाइड्राइड से या एस्टिल क्लोराइड से कराइए तो ग्लूकोज पेंटाएस्टेट बनेगा। फिर कार्बोनिल समूह के लिए क्या कराया गया है, HCN से योग कराया गया, HCN से अभिक्रिया कराया गया तो जुड़ गया है ऊपर नीचे CNOH के रूप में, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना है। फिर कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के कीटोन है, इसके टेस्ट करने के लिए फेलिंग मिलन टालेन दोनों को ये अपचयित कर दे रहा है, तो ये आपका हो गया, दोनों को ऑक्सीकृत कर दे तो ये आपका हो गया, इसमें एल्डिहाइड है। फिर उसके बाद से 1 OH के लिए इसको HNO3 से क्रिया कराया गया कि इसमें जो 1 OH है वो प्राइमरी एल्कोहल है। तो इस प्रकार की हमारी यह है। अब हम लोग इसकी चक्रीय संरचना देखेंगे। ये तो
ये था चेन स्ट्रक्चर था। अब इसकी फिशर स्ट्रक्चर देखेंगे, हावर्थ देखेंगे और इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी देखा जाएगा। धन्यवाद।